हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स भारती। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसकी एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस होती है जो कि जो है मैनेजर्स फॉलो करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, और जो डिटरमाइन करती है मैनेजर्स के बिहेवियर को। और ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये कोई रूल्स नहीं होते, बल्कि ये सिर्फ एक गाइड होती है कि किस तरह से मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज के थ्रू वर्क करवाना होता है। तो हमारा फर्स्ट फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। चाहे बिजनेस का साइज कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, या फिर नेचर ऑफ बिजनेस कैसा ही हो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये हर जगह पे एक ही तरह से क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर है जनरल गाइडलाइंस। अब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये जनरल गाइडलाइंस है। इसका मतलब है कि इनको हम टेलर मेड टूल्स की तरह कंसीडर नहीं कर सकते। कैन नॉट बी यूज्ड एज टेलर मेड टूल्स। टेलर मेड टूल्स का मतलब होता है कि वो चीजें जो कि हर एक सिचुएशन में एक तरह से एप्लीकेबल होती है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हमें क्या करना पड़ता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है ताकि हम उसे अपनी सिचुएशन के अंदर एप्लीकेबल कर सके। नेक्स्ट हमारा फीचर है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन। अब जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो सारे किसके थ्रू फॉर्म किए गए हैं, प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो क्या किए गए हैं, फॉर्म किए गए हैं ताकि वो जनरली सभी सिचुएशंस के अंदर एप्लीकेबल हो सके। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है फ्लेक्सिबल। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वो जस्ट एक जनरल गाइडलाइंस होती है, इसी वजह से क्या है उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं और वो फ्लेक्सिबल भी होती है, मतलब उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है मेनली बिहेवियर। अभी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये मेनली क्या होते हैं, बिहेवियरल होते हैं। इसका क्या मतलब है कि अब मैनेजमेंट के अंदर जो मोस्ट ऑफ वर्क है वो ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं, तो उन ह्यूमन बींग्स के नेचर को क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसको अचीव कर सके। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मेनली बिहेवियरल है। लास्ट हमारा पॉइंट आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या कोशिश करते हैं, कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप सेट करने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो मल्टीपल सिचुएशंस के अंदर एप्लीकेबल हो पाए। कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे, जैसे कि हमारा एक प्रिंसिपल होता है यूनिटी ऑफ कमांड, जो क्या कहता है कि सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए ताकि वहां पे कंफ्यूजन अवॉइड हो सके। तो अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड को यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इस तरह से क्या करते हैं, ये कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप सेट करता है। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। तो उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंस है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या करते हैं, मैनेजर्स को गाइड करते हैं ताकि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट मिस्टेक्स के थ्रू अपने फ्यूचर की जो डिसीजन मेकिंग है उसको इफेक्टिव और एफिशिएंट कर सके। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये मैनेजर्स के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं, तो उनका यूटिलाइजेशन भी इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए। तो ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को गाइड करते हैं ताकि वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज हो सके। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस है साइंटिफिक डिसीजंस। अभी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या करते हैं, मैनेजर्स की हेल्प करते हैं ताकि वो जो है अपने डिसीजन के अंदर एक कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या कर सके, सेट कर सके, ताकि उसके बेसिस के ऊपर वो करेक्ट डिसीजन ले सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि वो अपने गोल्स को फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या करते हैं, मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशन को अभी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में हेल्पफुल करते हैं।
तो हमने पढ़ा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 तरह से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। तो इस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से अपने तीनों ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकती है, फुलफिल कर सकती है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर पाएगी। लास्ट हमारी इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अभी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या करते हैं, मैनेजर्स को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर पाए, मैनेज कर पाए। इसी वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज की जाती है, और एजुकेशन के अंदर जो जितने भी ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं उन सबके अंदर भी ये प्रिंसिपल्स क्या है, इंक्लूडेड हैं। और रिसर्च के अंदर भी जो है इनका प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन चलती रहती है ताकि ये मोस्ट ऑफ सिचुएशन में एप्लीकेबल हो पाए। तो ये सब थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। अब हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने जो है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, और हेनरी फ्योल को ही हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्क है, जो भी टास्क है, उसको हम क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और उन पार्ट्स को उन एम्प्लॉयज को असाइन करेंगे जो कि उस काम में क्या है, ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट है, ताकि जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉयज की स्पेशलाइजेशन का क्या उठा सके, एडवांटेज ले सके। तो इस वजह से डिवीजन ऑफ वर्क यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि वो होल वर्क को जो है स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दे और उसके थ्रू वो क्या जनरेट कर सके, स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन दोनों के बीच में बैलेंस होना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, किसी भी फोरमैन को टास्क दिया गया कि उसको क्या है 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, उसको ये क्या दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसको इतनी अथॉरिटी ही नहीं प्रोवाइड की गई कि वो 50 यूनिट्स क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस नहीं था, तो इसीलिए कहा है यहाँ पे कि देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके खुद के रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज होते हैं। तो हर एम्प्लॉय की ड्यूटी बनती है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशंस जो है उनको फॉलो करे, उनको ओबे करे। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन which is necessary for systematic working of organization। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उसके गोल को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। तो एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ता है, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है ताकि वो सिस्टमेटिकली क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको क्या कर सके, अचीव कर सके। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि उसको प्रॉपर रेम्यूनरेशन जो है, प्रॉपर सैलरी जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से वो क्या कर पाए, गेन कर पाए। इसलिए यहाँ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कहता है कि ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों, कि मतलब कंपनी उतना ही पे करे जितनी उस कंपनी की पेइंग कैपेसिटी है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है ऑर्डर। यहाँ क्या लिखा है, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज होते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं। तो हर एम्प्लॉय का एक स्पेसिफाइड प्लेस होना चाहिए, या किसी टास्क को करने का एक स्पेसिफाइड प्लेस जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन हो रही है तो उस प्रोडक्शन के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्पेशल प्लेस होना चाहिए और उसके क्लैरिकल वर्क के लिए अलग प्लेस होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे ऑर्डर में यही कह रहा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए हर चीज के लिए, फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एवरीवन। और ये प्रॉपर प्लेस क्यों होना चाहिए हर चीज के लिए, ताकि उनके अगर उनका प्रॉपर प्लेस होगा तो उनके थ्रू जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी गेन कर पाएगी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समानता। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनके कास्ट, उनके रिलीजन के
बेसिस के ऊपर। तो इसमें यही कह रहा है कि सभी एम्प्लॉयज को हम क्या कंसीडर करेंगे, इक्वल कंसीडर करेंगे। तो इस प्रिंसिपल में यही कह रहा है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एक्सेट्रा। उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कहता है कि हर सबऑर्डिनेट जो है एक ही सुपीरियर के अंडर क्या करेगा, वर्क करेगा। अगर मल्टीपल सुपीरियर एक ही सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स देंगे तो उसके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, फिनांस मैनेजर ने सेल्स मैनेजर को कहा कि वो 10% डिस्काउंट के ऊपर क्या सेल कर दे, गुड्स को सेल कर दे, और वही जो मार्केटिंग मैनेजर था उसने क्या कहा सेल्स मैनेजर को कि वो 5% डिस्काउंट के ऊपर गुड्स को सेल करे। तो इन दैट केस सेल्स मैनेजर के बीच में कंफ्यूजन हो गई कि वो किसके ऑर्डर्स को फॉलो करे। तो यूनिटी ऑफ कमांड में यही कह रहा है ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या कह रहा है कि बहुत सारी क्या है एक्टिविटीज हैं, लेकिन उनको परफॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम है। तो उसका एक ही हेड होना चाहिए और एक ही क्या होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कोई कंपनी है ए लिमिटेड और वो मैन्युफैक्चर करती है कार्स और रेफ्रिजरेटर्स का। तो यहाँ पे दोनों टाइप ऑफ एक्टिविटीज क्या हो गई, डिफर हो गई। तो यहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है। तो इन केस में क्या होगा, इसका अलग हेड होगा, इसका अलग हेड होगा, ताकि क्या हो सके, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज को हम क्या कर सके, खत्म कर सके। तो कार्स के अंदर उसकी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज कौन कौन सी होगी, प्रोडक्शन, सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन, उन सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम है। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर के मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो गया, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, उसका भी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम है। तो उस केस में उसका सेम हेड होगा और सेम ही क्या होगा, प्लान होगा। तो इसमें यही कहा गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि हर एम्प्लॉयज के अपना अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसको टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी किसी भी वर्क के अंदर। इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि जो मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका मेन मोटिव ये होता है कि वो सैलरी गेन कर सके। लेकिन अगर हमारी कंपनी लॉसेस में चल रही है या फिर वो उसको प्रॉपर सैलरी पे नहीं कर पा रही, तो इन दैट केस मैनेजर को अपने इंटरेस्ट को साइडलाइन कर कंपनी के इंटरेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को क्या दी गई, प्रायोरिटी दी गई ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये दोनों टर्म्स जो है अपोजिट है एक दूसरे की। सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग, जितने भी पावर्स हैं, वो सारी एक पर्सन को दे दी जाती है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जितनी भी पावर्स हैं उसको हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि सभी का इन्वॉल्वमेंट हो पाए। तो यहाँ पे यही कहा गया है देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना ही तो प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडिया के अंदर विलेजेस के अंदर पंचायत फॉर्म की गई है जो विलेजेस के वेलफेयर के लिए क्या करेंगी, वर्क करेंगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करा, अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रलाइज कर दी इन फेवर ऑफ पंचायत। तो इस केस में क्या हुआ कि इसके थ्रू क्या हुआ, गवर्नमेंट का जो काम है वो आसान हो गया। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉयज या जो उसके अंडर वर्क कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स, अगर उनको कोई अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी पावर डिसेंट्रलाइज करता है, तो उसके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए कि हाँ डिसेंट्रलाइज करके वो एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट ले सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होगा, मैनेजर का होगा, जो किसके अंडर आ रहा है, सेंट्रलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो कैसे चलता है, टॉप टू बॉटम।
अब स्केलर चेन में क्या होता है, जैसे ये टॉप लेवल है, यहां पे कौन बैठे, कंपनी का सीईओ जो है ए, उसके बाद उसका सीनियर मैनेजर, फिर उसके बाद उसका मैनेजर, फिर एम्प्लॉयज, ऐसे ही इधर हो गया उसका सीनियर मैनेजर किसी दूसरी ब्रांच का, उसके एम्प्लॉयज। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो कैसे चलेगा, टॉप टू बॉटम चलेगा, जिसमें उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती जा रही है, कम कम होती जा रही है। यहाँ पे लेकिन स्केलर चेन की है एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, गैंग प्लान। अब एक बात है कि अगर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना है तो उन्हें इतनी बड़ी चेन को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। तो इस चीज को खत्म करने के लिए क्या आया, गैंग प्लान का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें क्या कहता है कि दो एम्प्लॉयज अगर सेम लेवल पे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे डी और जी दोनों के दोनों सेम लेवल पे हैं, तो यहाँ पे डी और जी क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं गैंग प्लान। तो स्केलर चेन में यही कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो कहां से जाती है, टॉप टू बॉटम, एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। और उसे कौन फॉलो करेंगे, उसके मैनेजर, उसके सबऑर्डिनेट्स, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चेन चल सके। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ personnel. There should be a proper efforts to achieve stability and continuity of tenure of personnel. Tenure का मतलब होता है rights. इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उनका एम्प्लॉयज है उनकी प्रॉपर क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन अगर कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेंगे तो एम्प्लॉयज के बीच में इनसिक्योरिटी आ जाएगी। तो उसको खत्म करने के लिए क्या, एम्प्लॉय को जो है अपने पर्सनल मतलब जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनको प्रॉपरली क्या, स्टेबलाइज करना पड़ता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नया एम्प्लॉय आया है तो उसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके रूल्स रेगुलेशंस को समझ सके। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो भी क्या होना चाहिए, काफी रिजिड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है सजेशंस लेना। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एम्प्लॉयज के सजेशन ही नहीं लिए जाएंगे तो एम्प्लॉयज इनसिक्योर फील करेंगे। तो इन दैट केस यहाँ पे क्या कहा है, वर्कर शुड बी एनकरेज्ड एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स। मतलब जो भी मैनेजर्स हैं वो अपने अपने एम्प्लॉयज के थ्रू क्या ले, उनके सजेशंस ले, ताकि उनके थ्रू उनके पास डिफरेंट क्या आ जाए, आइडियाज आ जाए अपने टास्क को कंप्लीट करने के। तो इनिशिएटिव लेना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है एस्प्रिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब होता है टीम वर्क। तो यहाँ पे क्या कहा है, मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉयज। मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी डिपार्टमेंट को अगर अपना वर्क कंप्लीट करना, अपना कोई भी टारगेट अचीव करना है, तो उस डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में क्या होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, और साथ के साथ हार्मनी भी होनी चाहिए। कि मतलब अगर कोई एक भी एम्प्लॉय अगर अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया तो पूरे डिपार्टमेंट का टास्क उसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगा। तो इस वजह से उनके बीच में क्या होना चाहिए, एस्पिरिट डी कॉर्प्स होना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी टास्क है, जो भी टारगेट्स है, वो इजिली क्या हो सके, अचीव हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।